आज हम ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्टिक्स फिजिक्स की का वो पेपर है जिसमें लाइट के नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि लाइट का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। इस कारण से जो लाइट, जिसे हिंदी में प्रकाश कहते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। प्रकाश यानी लाइट के बारे में स्टडी करना कई शताब्दियों से शुरू हो गया था, लेकिन इसकी स्टडी सिस्टमेटिक वे में स्टडी 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी से शुरू हुई, जब न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट प्रतिपादित की। उन्होंने 1675 में रॉयल सोसाइटी में एक पेपर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में जानकारी दी। इस थ्योरी के अनुसार जो लाइट सोर्स है उससे बहुत टाइनी पार्टिकल्स, बहुत सूक्ष्म कण निकलते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, उन्हें न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स कहा। इस कारण से ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहलाती है। इस थ्योरी का जो मेन स्ट्रेस था कि लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है, वो कॉर्पस्कल्स से बनी हुई है। और इस थ्योरी के मदद से न्यूटन ने लाइट का रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की थ्योरी को समझाया। रिफ्लेक्शन में उन्होंने कहा कि ये जो कॉर्पस्कल्स हैं वो उस सरफेस पे जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उससे इलास्टिक कोलिजन करते हैं। उसके बेस पे उन्होंने रिफ्लेक्शन को समझाया, और रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण लाइट मुड़ती है। ये ओबियस है, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, तेजी से अट्रैक्शन होगा, तो लाइट का जो वेलोसिटी है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होनी चाहिए, जो कि ऐसा है नहीं। अब हम जानते हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है वो कम होती है, जबकि रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है। इस न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी का जब प्रतिपादन हुआ था, उसी दौरान हाइगन ने, ये डच फिजिसिस्ट हैं, क्रिश्चियन हाइगन, उन्होंने अपनी वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। उन्होंने 1690 में ट्रीटाइज ऑफ लाइट में वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रेजेंट की थी। उनके इस थ्योरी के अनुसार जो लाइट है वो साउंड वेव की तरह ही प्रोपेगेट होती है, यानी वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, मतलब प्रत्यास्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव से मतलब ये है कि जब लाइट ट्रेवल करती है मीडियम में, तो उसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग ही
वाइब्रेट करते हैं, तो इन्होंने जो लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव का कंसेप्ट दिया। लेकिन उस समय केवल मैकेनिकल वेव का ही कंसेप्ट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानकारी नहीं थी। मैकेनिकल वेव्स मतलब यांत्रिक तरंगे, इन्हें हम जानते हैं कि प्रोपेगेट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और चूंकि सूरज से पृथ्वी के बीच में बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जिसमें कि माध्यम में उपस्थित नहीं है, इस कारण से इन्होंने ईथर का कंसेप्ट दिया। इनके अनुसार ईथर पूरे ब्रह्मांड में ईथर एक माध्यम के रूप में उपस्थित है, जिसमें से होकर ये लाइट वेव ट्रैवल करती हैं और ईथर वाइब्रेट करता है। इसके लाइट के प्रोपेगेशन के समय ईथर में वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ कि ईथर जैसा माध्यम उपस्थित नहीं है ब्रह्मांड के अंदर। तो ईथर का कंसेप्ट डिस्कार्ड हुआ। 1690 में यह कंसेप्ट आया। यह देखा गया कि जब कैल्साइट क्रिस्टल से होकर लाइट गुजरती है तो वो दो लाइट्स में डिवाइड होती है, दो बीम्स मिलती हैं कैल्साइट क्रिस्टल में गुजरने के बाद। इनमें से एक बीम तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग इंटेंसिटी सेम रहती है, लेकिन दूसरी बीम की इंटेंसिटी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के राउंड अबाउट इंटेंसिटी सेम नहीं रहती है। इस जो ये चीज देखी गई, इसे हाइगन की वेव थ्योरी समझा नहीं पाई। हाइगन ने काफी प्रयास किया इसे समझाने का, लेकिन हाइगन की थ्योरी इसे समझा नहीं पाई। इस कारण से जो काफी शताब्दियों तक, काफी समय तक न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ही हाइगन की थ्योरी पर सुपरसीड किया उसने। साथ में न्यूटन का जो प्रैक्टिस थी वो भी इतनी ज्यादा थी कि हाइगन की वेव थ्योरी को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 1801 में यंग का थॉमसन यंग ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किया, जिसमें कि एक ही सोर्स से दो सोर्स प्राप्त किए गए और इन दोनों सोर्स से स्क्रीन पर इंटरफेरेंस की मैक्सिमा और मिनिमा प्राप्त किए गए। इस फिनोमिना को कॉर्पस्कुलर थ्योरी समझा नहीं पाई, लेकिन यंग ने हाइगन की वेव थ्योरी को की मदद के द्वारा इस फिनोमिना को काफी अच्छे से समझाया। लेकिन फिर भी इस हाइगन की वेव थ्योरी को वो ध्यान नहीं दिया गया जो वास्तव में उसे मिलना चाहिए था। लेकिन फ्रेस्नेल ने ये फ्रेंच इंजीनियर फ्रेस्नेल ने डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए हाइगन की वेव थ्योरी का प्रयोग यूज किया और उसे काफी अच्छे से वेव थ्योरी की मदद से उसे डिफ्रैक्शन को समझा पाए। तब जाकर हाइगन की वेव थ्योरी ने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को सुपरसीड किया और न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी लगभग डिस्कार्ड की गई और हाइगन की वेव थ्योरी मान्यता में आई। 1816 में फ्रेस्नेल ने पोलराइज्ड बीम के इंटरफेरेंस से ये प्रूव किया
कि वास्तव में जो जो लाइट वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ना होकर ट्रांसवर्स वेव होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को इंटरफेरेंस ऑफ पोलराइज्ड बीम्स के मदद से इस बात को प्रूव किया कि वास्तव में जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ना होकर ट्रांसवर्स वेव होनी चाहिए। 1850 में फौकल्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि जो लाइट है उसकी वेलोसिटी पानी में ज्यादा होती है हवा के रिस्पेक्ट में। जो हवा के रिस्पेक्ट में पानी में जो लाइट की हवा के रिस्पेक्ट में पानी में जो लाइट की वेलोसिटी है वो कम होती है और पानी डेंसर मीडियम है। तो हाइगन की थ्योरी ने भी ये बताया था कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो डेंसर मीडियम में कम होनी चाहिए, जबकि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये कहती है कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जब फोकाल्ट के प्रूव करने के बाद कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तो हाइगन की थ्योरी को और ज्यादा बल मिला, क्योंकि ये थ्योरी भी ये बताती है कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है रेयर मीडियम में। इस तरह से 19th सेंचुरी के में लगभग ये हाइगन की वेव थ्योरी ने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी पर पूरी तरह से सुपरसीड कर लिया था और हाइगन की लगभग न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी पूरी तरह से डिस्कार्ड हो गई और हाइगन की वेव थ्योरी एस्टैब्लिश हो गई थी। लेकिन 1873 में जो मैक्सवेल साइंटिस्ट हैं, जो कि स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने 1873 में यह कंसेप्ट दिया कि लाइट मैकेनिकल वेव ना होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से आगे की ओर प्रोपेगेट होती है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और ये दोनों लाइट के प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। इस कारण से लाइट को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है प्रोपेगेशन के लिए। मतलब लाइट मैकेनिकल एनर्जी ना होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपेगेशन के से आगे की ओर बढ़ती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जो लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। और तो क्लियर है कि लाइट ट्रांसवर्स इन नेचर है, मतलब अनुप्रस्थ है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर है वो लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये 1880 में हर्ट्ज ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट किया, जिससे कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरी तरह से एस्टैब्लिश हुई। तो अब तक हम ये समझ सकते हैं कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो कि ट्रांसवर्स इन नेचर है। 19th सेंचुरी के खत्म होते होते कई ऐसे एक्सपेरिमेंट सामने आए
जिन्हें समझाने के लिए हम लाइट की जो वेव थ्योरी है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको लाइट की वेव थ्योरी, यदि हम ये माने कि लाइट वेव है, तो लाइट वेव है मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के, मतलब लाइट के आयाम के, वेव के आयाम के वर्ग के प्रोपोर्शनल है। मतलब इंटेंसिटी, जो वेव थ्योरी है वो कहती है कि लाइट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यदि ये मानते हुए हम इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स में जो रिजल्ट मिले हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं, वो उन चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो इनको समझने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में यह कंसेप्ट दिया कि लाइट का जो नेचर है वो वेव ना होकर पार्टिकल नेचर है। मतलब लाइट की जो एनर्जी है वो पूरे वेव फ्रंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि वो लोकलाइज्ड है, पार्टिकल फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में है। और जो लाइट के पैकेट्स हैं वो फोटोन कहलाते हैं। और जब ये किसी वस्तु पर गिरती है तो ये जो फोटोन है ये पूरी तरह से फुली एब्जॉर्ब होते हैं। जो इनका जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू से दी जाती है, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ये जो एनर्जी एनर्जी पार्टिकल फॉर्म में है, मतलब क्वांटाइज्ड है। ये कंसेप्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक के ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के तरीके से लिया था। वहां प्लैंक ने ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को समझाने के लिए कंसेप्ट दिया था कि ब्लैक बॉडी के जो एटम्स हैं वो ऑसिलेटर के तरह से वाइब्रेट करते हैं और एटम्स को ऑसिलेटर के फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि एनर्जी एन एच न्यू के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या डिस्क्रीट या एमिट करते हैं, जहां एच न्यू, जहां एन इंटीजर नंबर है। तो और ये जो एच न्यू है ये क्वांटा कहलाता है। यहीं से इसी कंसेप्ट से प्लैंक के इसी कंसेप्ट को आइंस्टाइन ने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, और जो लाइट जो एनर्जी का क्वांटा वो फोटोन है, जिसकी एनर्जी एच न्यू से दी जाती है। इस कंसेप्ट को लिया है। तो इस तरह से हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पर पहुंचते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से मतलब है कि लाइट दोनों प्रकार से बिहेव करती है। कहीं पर वो पार्टिकल नेचर को शो करती है, कभी वो वेव नेचर को शो करती है। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन, अपवर्तन, इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, इन सब को समझाने के तभी हम समझ सकते हैं यदि हम लाइट के वेव नेचर को लेकर चले। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, जैसे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। उन्हें हम तभी समझ सकते हैं यदि हम लाइट के पार्टिकल नेचर को लेकर चले। तो इस तरह वर्तमान में हम कह सकते हैं
जो कंसेप्ट है वो लाइट का ड्यूअल नेचर है, मतलब लाइट वेव की तरह से भी बिहेव करती है और कहीं पर लाइट पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है। तो जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा उसे हम ऑप्टिक्स को उसके बेस पर हम ऑप्टिक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरी फिजिकल ऑप्टिक्स और तीसरी क्वांटम ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे के फॉर्म में लेते हैं, जिसमें कि मिरर्स, लेंसेज वगैरह से इमेज वगैरह जो बनती हैं उनको समझा जाता है। फिजिकल ऑप्टिक्स में लाइट के फिनोमिना जो कि वेव, लाइट को वेव मानकर जो फिनोमिना समझे जाते हैं उनको स्टडी किया जाता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इन सब फिनोमिना को फिजिकल ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं। जिस तरह इसे हम वेव ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो क्वांटम ऑप्टिक्स है। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम जैसा कि हमने देख लिया कि हम लाइट के उन फिनोमिना को स्टडी करते हैं जहां पर लाइट जो है पार्टिकल नेचर को शो करती है। धन्यवाद।